जिसका नाम है रचना के आधार पर वाक्य भेद। क्या है चैप्टर का नेम? रचना के आधार पर वाक्य भेद। ये आपका हिंदी व्याकरण का एक फर्स्ट चैप्टर है। यस, रचना के आधार पर वाक्य भेद। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वाक्य क्या होता है, एक सेंटेंस क्या होता है। वाक्य मीन्स शब्दों का सार्थक समूह। सार्थक मतलब जिसका अर्थ स्पष्ट हो। कैसा? सार्थक का क्या मतलब होता है? जिसका अर्थ स्पष्ट हो। शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ स्पष्ट हो और जो व्यवस्थित हो, मतलब वो सही प्रकार से क्रम के अनुसार सही प्रकार से लगा हुआ हो, पूरा आशय प्रकट करे। उस वाक्य के द्वारा मीनिंग, जो भी सेंटेंस आपने लिखा है या आप उसे पढ़ रहे हैं, तो उसके द्वारा उसका एक अर्थ स्पष्ट होना चाहिए, वो वाक्य कहलाता है। अर्थात शब्द समूह से वक्ता का आशय व्यक्त होता है तो वाक्य कहलाता है। इसकी एक डेफिनेशन क्या है कि सार्थक शब्द समूह जो एक स्पष्ट अर्थ प्रकट करे वो वाक्य कहलाता है। क्या? सार्थक मतलब अर्थ सहित सार्थक शब्द समूह, ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ निकले, उनके द्वारा उनका एक समूह, सार्थक शब्द समूह जो व्यवस्थित हो, जो सही प्रकार से लगा हुआ हो, प्लस उसका एक आशय स्पष्ट हो, वो अपना पूरा एक अर्थ प्रस्तुत करे, वाक्य कहलाता है। सार्थक शब्द समूह जिसका अर्थ स्पष्ट हो वो वाक्य कहलाता है। ये तो है वाक्य की परिभाषा। अब हम आगे देखते हैं वाक्य के घटक। अब वाक्य के घटक क्या होते हैं? जिन अवयवों को मिलाकर वाक्य की रचना होती है वो क्या कहलाते हैं? वो वाक्य के घटक कहलाते हैं। जिन अवयवों को मिलाकर, वो वाक्य के घटक मेन क्या है? क्रिया और कर्ता। एक वाक्य के अंदर क्रिया और कर्ता, इन दोनों चीजों के बिना हम वाक्य की कल्पना नहीं कर सकते। एक वाक्य तभी संपूर्ण माना जाता है जब उसमें कर्ता हो, अर्थात जिसने वो कार्य किया, कार्य को करने वाला कर्ता कहलाता है। क्रिया, जो वो कार्य कर रहा है वो क्रिया कहलाती है। ये दोनों चीजें मिलाकर एक संपूर्ण सार्थक वाक्य का निर्माण करते हैं। तो इन्हें हम क्या कहेंगे? वाक्य के घटक। क्या कहेंगे? वाक्य के घटक। इनके बिना वाक्य की संभावना नहीं होती। जैसे गीता मिली, गीता गाएगा, तुम जाओ, तू आ, आप पढ़े। ये किस प्रकार के वाक्य हैं? ये संक्षिप्त वाक्य नहीं है। मुझे गीता मिली, गीता गाएगा या गाएगी, तुम जाओ, तो ये इस प्रकार के वाक्य जो है वो अभी इनमें सिर्फ कर्ता और क्रिया दोनों चीज इंपॉर्टेंट है। इन दोनों के द्वारा ये वाक्य बना है। उपयुक्त सभी वाक्यों में सीता, गीता, तुम, तू, आप, ये क्या है? कर्ता है। इनके ये इसमें कर्ता है। कर्ता अर्थात कार्य को करने वाला क्या कहलाता है? कर्ता कहलाता है। कार्य को करने वाला कर्ता कहलाता है। तो इन वाक्यों में सीता मिली, गीता गाएगी, तुम जाओ, इनमें कर्ता क्या है? इनमें सीता कर्ता है और मिली ये इसमें क्रिया है। ऐसे ही अन्य कर्ता और क्रिया वाक्य में अनिवार्य घटक होते हैं। इन दोनों के बिना, इन दोनों अवयवों के बिना एक वाक्य की संभावना नहीं हो, संभव नहीं होता। एक वाक्य कल्पना नहीं की जा सकती। इसके अतिरिक्त वाक्य में अन्य घटक भी होते हैं। वो क्या होते हैं? जैसे विशेषण। विशेषण अर्थात जो क्या होता है? विशेषण की डेफिनेशन बताइए आप, परिभाषा क्या होती है विशेषण की? जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। जो क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। कारक की विभक्ति के द्वारा एक वाक्य की संपूर्णता होती है। एक वाक्य को हम व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध बनाते हैं। ये घटक आवश्यकता अनुसार आते हैं, इन्हें ऐच्छिक कहा जाता है। उसके बाद आता है उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य
उद्देश्य मतलब अब देखिए आगे उद्देश्य और विधि। सबसे पहले हम उद्देश्य के विषय में पढ़ते हैं। उद्देश्य मीन्स सब्जेक्ट। उद्देश्य क्या होता है? वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है, जैसे सीता गाएगी, तो इसमें उद्देश्य क्या है? कर्ता है और सीता है उद्देश्य। तो मतलब कि वाक्य में किसके बारे में बात की गई है? सीता के बारे में बात की गई है, तो उद्देश्य कौन हुआ? सीता। इसी प्रकार वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। इसके अंतर्गत कर्ता अर्थात उसका विस्तार, वो सारा करने वाला, जो भी जिसके द्वारा वो कार्य किया जा रहा है, वो उद्देश्य होता है। और जब उस उद्देश्य के बारे में अर्थात जैसे सीता के बारे में कहा जा रहा है, तो उसके बारे में यदि कुछ कहा जा रहा है तो कि वो क्या कर रही है, वो गा रही है, वो खाना खा रही है, वो सो रही है, वो खेल रही है, तो वो सारा हो गया विदेश्य। वो सारा क्या हुआ? विधेय हुआ। तो उद्देश्य और विधेय के बारे में आपको पता चला। उद्देश्य क्या होता है? वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वो तो उद्देश्य होता है। जब उद्देश्य के बारे में कुछ कहा जाए वो विधेय कहलाता है। तो उद्देश्य और विधेय से एक वाक्य कंप्लीट होता है। अभी आप आगे एग्जांपल देखिए इसके। जैसे अब ये सेंटेंस है, ये वाक्य है आपके सामने, मोहन बीमार है। ठीक है, जैसे ये है मोहन बीमार है। मोहन उद्देश्य है और बीमार है, ये मोहन के बारे में कहा जा रहा है ना, तो इसलिए ये तो उद्देश्य है। ये क्या है? ये उद्देश्य है। और इसमें बीमार क्या है? ये विधेय है। समझ आ गया आपको उद्देश्य और विधेय के विषय में? और कुछ एग्जांपल्स देखिए आप उद्देश्य और विधेय को समझने के लिए। जैसे परिश्रमी व्यक्ति सफल रहता है। अब इसमें किसके बारे में बात हो रही है? व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, तो व्यक्ति उद्देश्य है। उद्देश्य का विस्तार क्या है? परिश्रमी है। विधेय किसकी वो क्या है? किसके बारे में जब क्या बात की जा रही है कि वो सफल रहता है। ठीक है, तो ये इसमें इसका विधेय हो गया। और ये उद्देश्य हो गया। ये इसकी विशेषता को बता रहा है। परिश्रम क्या है? इसकी विशेषता है, तो ये इसका विस्तार है, क्योंकि ये इसकी विशेषता को बता रहा है। तो ये एक कंप्लीट सेंटेंस हुआ। इसमें व्यक्ति उद्देश्य हुआ, सफल रहता है विधेय, और परिश्रमी क्या है? इसमें विस्तार। ये कुछ इसी प्रकार एग्जांपल्स आगे। तेजस्वी चाणक्य मंत्री बनने में सफल रहा। अब किसके बारे में बात हो रही है? चाणक्य के बारे में, तो चाणक्य उद्देश्य हो गया। फिर तेजस्वी, ये विस्तार है, ये इसकी क्वालिटी को शो कर रहा है। मंत्री बनने में सफल रहा, ये विधेय हो गया। तो ये इसी प्रकार से कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें आप उद्देश्य और विधेय के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हो। अब आगे देखते हैं चैप्टर को। अब आ जाते हैं हम अपने टॉपिक पर, रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद। ये हमारा चैप्टर का नाम है, हमारे पाठ का यही नाम है। ये हमने इसका स्टार्टिंग पढ़ा, क्योंकि इस जानकारी के बिना आप इसे अच्छे प्रकार से समझ नहीं पाएंगे, इसलिए पहले आपको स्टार्टिंग से पता होना चाहिए कि वाक्य क्या होता है। अब हमारा जो आज का विषय है वो है रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद। अब रचना की दृष्टि, आइए अब करते हैं पांचवा पहला। कहेऊ लखन मुनिशील तुम्हारा। हे मुनि, आपके शील स्वभाव को
शील मीन्स शील, शांत स्वभाव, शांत स्वभाव। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनि, तुम्हारे शील स्वभाव क्या कौन नहीं जानता, कौन नहीं जान विदित संसार, इस संसार में तुम्हारे इस शील स्वभाव से कौन परिचित नहीं है। विदित मतलब परिचित, किसे ज्ञात नहीं है कि तुम कितने शील और शांत स्वभाव के हो। कौन कह रहा है? लक्ष्मण जी कह रहे हैं परशुराम को। माता पितुहि ऋण भय नीके, अभी अभी तो आप अपने माता पिता के ऋण से मुक्त हुए हो। ऋण मतलब ऋण से मुक्त होना, ऋण से मुक्त होना। अभी अभी तो आप अपने माता पिता के ऋण से मुक्त हुए हो। उनके माता पिता का क्या ऋण था? उन्होंने सहस्त्रार्जुन को मारकर अपने माता पिता के ऋण से वो मुक्त हुए थे, क्योंकि उनके माता पिता को सहस्त्रार्जुन द्वारा मारा गया था, तो ये उनके ऊपर ऋण था। उन्होंने सहस्त्रार्जुन को मारकर अपने माता पिता का ऋण अदा किया था। अभी अभी तो तुम अपने माता पिता के ऋण से मुक्त हुए हो। गुरु ऋण रहा सोच बढ़ जिनके, अब सिर्फ तुम्हारे ऊपर गुरु का ही ऋण बचा हुआ है, गुरु का ही ऋण शेष है। उनके गुरु जी कौन थे? शिव भगवान। परशुराम जी किसके शिष्य थे? भगवान शिव के शिष्य थे। सो जनु हमें ही माथे काढ़ा, अब तुम उस ऋण को हमारे माथे पर मंडना चाहते हो। अब तुम उस ऋण को हमारे माथे मंडना चाहते हो। माथे काढ़ा, काढ़ा मीन्स मंडना। अब तुम उस ऋण को हम ही हमारे, सो जनु हमें माथे, अब तुम इस ऋण को हमारे माथे अर्थात हमें मारकर तुम इस ऋण से मुक्त होना चाहते हो। दिन चले गए ब्याज बढ़ बढ़ा, बढ़ मीन्स बढ़ गया। अब तो तुम्हारा ब्याज बहुत अधिक बढ़ गया होगा, क्योंकि बहुत दिनों से तुमने अपने गुरु के ऋण को नहीं चुकाया है। अब आनीय व्यवहारिया बोलती, व्यवहारी मतलब हिसाब किताब करने वाला। हिसाब किताब करने वाला किसका अर्थ है? ये व्यवहारिया। व्यवहारिया, किसी व्यवहारिया को बुलाओ। अब आनीय व्यवहारिया बोली, तुरंत देव में थैली खोली। अब तुम ऐसा करो, क्योंकि तुमने बहुत दिन से गुरु का ऋण नहीं चुकाया है, बहुत दिन हो गए हैं, तो अब तो तुम्हारे गुरु के ऋण का ब्याज बहुत अधिक बढ़ गया होगा। तो आप ऐसा कीजिए कि आप किसी हिसाब किताब वाले को बुला लीजिए और मैं तुरंत अपने ब्याज की थैली खोल देता हूँ। अर्थात मैं तुम्हें अपने ब्याज के द्वारा तुम्हें इस ऋण से मुक्त कर देता हूँ। कौन कहता है? लक्ष्मण जी कह रहे हैं परशुराम जी से कि तुम किसी हिसाब किताब वाले को बुला लो और तभी मैं तुरंत अपने ब्याज की थैली को खोल देता हूँ। तुरंत मतलब तुरंत, देव मतलब देता हूँ। मैं तुरंत ब्याज की थैली खोल देता हूँ। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, सुधारा मतलब संभाला, सुधारा मतलब संभाला। लक्ष्मण जी के इन कठोर वचनों को सुनकर, कठोर वचन सुनकर लक्ष्मण जी के कठोर वचनों को सुनकर परशुराम जी ने फिर से अपना परसा धारण कर लिया, फिर से अपने परसे को ऐसे लक्ष्मण जी की तरफ उठा लिया। हाय हाय सब सभा पुकारा, इस दृश्य को देखकर सारी सभा में हाहाकार मच गया। सारी सभा डर के मारे घबरा गई। भृगुवर परशु देखा बहु मोही, तो जब सारी
हाहाकार मच गया, तो उस समय ये स्थिति, इस दृश्य को देखकर लक्ष्मण जी को भी क्रोध आ जाता है। तो वे परशुराम जी से कहते हैं भृगुवर, ये शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? परशुराम जी के लिए, कि भृगुवर, हे परशुराम, आप मुझे बार बार अपना कुल्हाड़ा बहुत बार दिखा चुके हो, बार बार तुम अपना कुल्हाड़ा मुझे दिखा चुके हो। विप्र विचारी बचो नृप तोरी, लेकिन मैं तुम्हें ब्राह्मण समझकर, कौन है विप्र मीन्स ब्राह्मण, मैं तुम्हें ब्राह्मण समझकर अभी तक ये चाह रहा हूं कि तुम एक ब्राह्मण हो और तुम्हारे हाथ से युद्ध ना हो, मैं तुम्हें युद्ध से बचा रहा हूँ। नृप द्रोही, बचाओ, बचो मतलब बचा रहा हूँ, मैं तुम्हें अभी तक युद्ध ना करने से बचा रहा हूँ। मिले न कपू सुभद्र रण पाड़े, मुझे ऐसा लगता है कि शायद तुम्हारा सामना किसी योद्धा से नहीं हुआ है, अभी तुम किसी वीर पुरुष के आमने सामने नहीं हुए हो। द्विज देवता घर ही के बाड़े, ले शायद अभी तुम, क्योंकि तुम तो एक ब्राह्मण हो, यदि तुम किसी वीर पुरुष के सामने से तुम्हारा सामना हो जाता तो शायद तुम इतनी व्यर्थ की डींगे नहीं हाँकते। अनुचित कही सब लोग पुकारे, लक्ष्मण जी की ये बातें सभी सभावासियों को, सभी सभा में उपस्थित लोगों को अनुचित लगी। रघुपति शयन ही लखनऊ निवारे, तो लक्ष्मण जी के ये कठोर वचन सुनकर, अर्थात ये अनुचित बातें सुनकर, तब श्री राम जी अपने आंखों के संकेत के द्वारा लक्ष्मण जी को आगे कुछ ना बोलने का संकेत करते हैं। रघुपति शयन नहीं, शयन मतलब आंखों के इशारे के द्वारा, आंखों के इशारे से उनको समझाने का प्रयास करते हैं, इशारा करते, कुछ ना बोलने का संकेत करते हैं। ठीक है। लखन उत्तर अवंती सरिस, लक्ष्मण जी के कठोर वचन परशुराम जी के अक्रोध रूपी ज्वाला में घी का काम करते हैं, अर्थात उसे और अधिक भड़का देते हैं। बढ़त देखी जल सम वचन बोले, जब परशुराम जी के क्रोध की ज्वाला अत्यधिक भड़क जाती है, तब शील स्वभाव वाले सूर्य कुल के समान श्री राम जी अपने मधुर वचनों के द्वारा लक्ष्मण जी के किए हुए अपराध को क्षमा करने की याचना करते हैं, परशुराम जी से क्षमा याचना करते हैं। इस प्रकार वो परशुराम जी का क्रोध शांत करते हैं, अर्थात लक्ष्मण जी के वचनों के द्वारा परशुराम जी की क्रोध की ज्वाला अत्यधिक तीव्र हो जाती है। विनम्र स्वभाव के द्वारा श्री राम जी लक्ष्मण जी के क्रोध को शांत करते हैं, और इस प्रकार ये प्रसंग यही पर समाप्त होता है। अब आपको इस जितने भी इस पाठ में 5 पहले हैं, पांचों के पद्यांश के प्रश्न अब आपको आगे इसके बाद मैंने बनाए हैं, वो आप देख लीजिए, उसके बाद आप उन्हें समझने का प्रयास कीजिए। ये प्रसंग आपको सभी समझ आ गए होंगे, ये मेरी आशा है। और अब इस प्रसंग के द्वारा आपने क्या, इस प्रसंग के द्वारा आपने क्या जाना? सबसे पहली बात तो ये है कि इस प्रसंग में आपने क्या पढ़ा। इस प्रसंग के द्वारा यही आपको बताने का प्रयास किया गया है कि इसे परशुराम जी क्रोधी स्वभाव के ब्राह्मण हैं और क्षत्रिय कुलद्रोही हैं। उन्होंने सहस्त्र बार इस पृथ्वी को राजाओं से विहीन किया है, अपने माता पिता के ऋण से वो मुक्त हो गई हैं, लेकिन अभी उनके ऊपर गुरु का ऋण बाकी है। तो लक्ष्मण जी उन्हें क्या कहते हैं कि तुम हमें मारकर अपने इस ऋण को चुकाना चाहते हो। तो ये पूरा प्रसंग लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच में है। इसका आधार क्या है? सीता स्वयंवर में टूटा हुआ शिव धनुष। शिव धनुष के टूटने के पश्चात परशुराम जी की क्रोधाग्नि बढ़ जाती है, उसके बाद का ये सारा प्रसंग है। आशा है आपको ये अच्छी प्रकार से समझ आ गया होगा। अब आप इसके पद्यांश के प्रश्नों को अच्छी प्रकार से समझने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।
के प्रश्न हैं आपके, इन्हें आप अपनी कार्य पुस्तिका में भी लिख सकते हैं और याद भी कर सकते, दोनों आपको करना है ताकि आपको ये जो भी पूरा प्रसंग है ये अच्छी प्रकार से समझ आ जाए। ये सारे प्रश्न इस प्रकार हैं इसके। परशुराम जी के गुरु का क्या नाम था? भगवान शिव। उसके परशुराम जी के शस्त्र का नाम क्या था? फरसा। वो उन्हें किससे मिला था? भगवान शिव से। परशुराम जी ने सूर्यकुंड का कलंक किसे बताया है? लक्ष्मण जी को। ये इस प्रकार पद्यांश के प्रश्न हैं, इन्हें पढ़कर आप इस पाठ को समझने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद। इस वाक्य के कितने भेद होते हैं? वाक्य की रचना की दृष्टि से 3 भेद होते हैं। पहला हमारा सरल वाक्य है, दूसरा संयुक्त वाक्य है, तीसरा हमारा मिश्र वाक्य है। तो सबसे पहले हम आज सरल वाक्य के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम सरल वाक्य को पढ़ेंगे। सरल वाक्य है सिंपल सेंटेंस, अर्थात इस वाक्य में मुख्य क्या होता है, क्या इसकी पहचान है, कैसे आपको पता चलेगा कि ये सरल वाक्य है। क्योंकि पेपर में आपको 4 सेंटेंस 3 सेंटेंस आएंगे जिसमें आपको ये बताना होगा कि ये सरल वाक्य है, ये संयुक्त वाक्य है, ये मिश्रित वाक्य है। तो उसके रूल्स हैं, जो उसके कुछ नियम हैं, उनके आधार पर ही आप ये समझ पाएंगे कि ये किस प्रकार का वाक्य है। तो सबसे पहले हम सरल वाक्य के विषय में पढ़ते हैं। सरल वाक्य जिन वाक्यों में एक मुख्य क्रिया, सबसे पहले आपको क्या चीज इसमें देखनी है कि इसके अंदर एक मुख्य क्रिया होती है, उन्हें सरल वाक्य कहा जाता है। जैसे कि पानी बरस रहा है, अब इसमें क्या चीज है बताइए आप? बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, मोहन पुस्तकें खरीदकर घर से होता हुआ आपके पास पहुंचेगा। अब ये सिंपल सेंटेंस है, इसमें एक ही कार्य हो रहा है। क्या कार्य हो रहा है? बरसना, बरसने का कार्य हो रहा है ना। इसमें खेलने का कार्य हो रहा है, इसमें खरीदने का कार्य हो रहा है। तो इसमें कार्य एक ही हो रहा है, इसमें मुख्य एक ही क्रिया हो रही है। समझ आया आपको? जिसमें एक क्रिया होती है वो किस प्रकार के वाक्य होते हैं? वो सरल वाक्य होते हैं। सरल वाक्य की क्या पहचान है कि इसमें मुख्य क्रिया होती है, एक ही मुख्य क्रिया होती है, जिसके आधार पर ये डिसाइड किया जाता है, ये निर्धारित किया जाता है कि ये सरल वाक्य है। ये सरल वाक्य की पहचान है। आइए अब हम अगला टाइप्स पढ़ते हैं इसका। दूसरा भाग क्या है? संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य की क्या पहचान होती है? संयुक्त वाक्य वह वाक्य होता है जिसमें 2 या 2 से अधिक वाक्य, 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र वाक्य, सरल वाक्य आपस में एक समुच्चय बोधक या योजक के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। अब योजक और समुच्चय बोधक क्या होता है? योजक मतलब जो 2 सेंटेंस, जो 2 सिंपल सेंटेंस को जोड़ता है, जो 2 साधारण सरल वाक्यों को जोड़ता है, उसे हम योजक कहते हैं। योजक शब्द कौन कौन से होते हैं? और, किंतु, परंतु, ठीक है, ये इस प्रकार के वाक्य होते हैं, शब्द होते हैं, योजक शब्द होते हैं ये, जिनके द्वारा हम इस सेंटेंस को 2 साधारण वाक्यों को जोड़कर एक सेंटेंस बनाते हैं। तो जो शब्द इनको जोड़ता है उसे समुच्चय बोधक कहते हैं या योजक कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखिए आप, गरिमा घर का सारा काम करती है, स्कूल जाती है। अगर इस और को हम छुपा देते हैं, अगर ये और हम नहीं लगाते तो ये सेंटेंस अटपटा सा लगता है। गरिमा घर का सारा काम करती है, स्कूल भी जाती है, और के द्वारा ये सेंटेंस संपूर्ण हो गया। मतलब ग्रामर की दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से ये वाक्य शुद्ध हो गया। तो वाक्य को शुद्ध बनाने के लिए हमने योजक का प्रयोग किया। और वो योजक हम किस टाइप में यूज करते हैं? कौन से इसके कौन से पार्ट में यूज करते हैं? वाक्य के संयुक्त वाक्य में। उसे हम क्या कहते हैं? कौन सा भाग है ये वाक्य का? रचना के आधार पर वाक्य का ये दूसरा भाग है, जिसमें हम योजक के द्वारा 2 सरल वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाते हैं जो कि संयुक्त बन जाता है।
इसलिए इसका नाम संयुक्त वाक्य रखा गया। जैसे मुझे डॉक्टर को दिखाना है इसलिए अस्पताल जा रही हूँ, तो ये शब्द जो है किंतु, इसलिए, परंतु, और, ये क्या है? योजक है। ये शब्द क्या है? योजक है। इनके द्वारा आपने दो साधारण वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य का निर्माण किया जो कि संयुक्त वाक्य बना। अब तीसरा वाक्य, तीसरा हमारा भाग आता है रचना के आधार पर वाक्य का, जिसका नाम है मिश्र वाक्य। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है, दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है। अब ये आश्रित और प्रधान उपवाक्य क्या होते हैं देखिए। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है, दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है, वो मिश्र वाक्य कहलाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है, जो रास्ते में मिला था वही मैकेनिक है। अब इसमें क्या होता है? जो कार्य पहले होता है वो प्रधान होता है, मतलब कि पहले वाला वाक्य दूसरे वाला वाक्य पहले पर आश्रित होता है। अगर ये वाक्य नहीं होगा तो इसकी भी कल्पना नहीं कर सकते हम। ये वाला वाक्य इस वाले फर्स्ट वाले वाक्य के ऊपर आश्रित है, अर्थात दूसरा वाक्य पहले पर आश्रित है, तो इसलिए वो ये उपवाक्य कहलाता है। प्रधान उपवाक्य ये आश्रित उपवाक्य कहलाता है। आश्रित ये नहीं है, सेकंड वाला आश्रित होता है, दूसरा वाला आश्रित होता है। यदि जल्दी ऑफिस जाना चाहती हो तो स्कूटी ले जाओ, मतलब पहले वाला कार्य दूसरे वाला पहले वाले पर आश्रित है। इस वाक्य में भी यदि पहला नहीं होगा तो दूसरा भी नहीं हो पाएगा। जब मान्या गाती है तब मंजू नाचती है, मतलब इसमें इसकी एक ये भी पहचान होती है, जैसे जब और तब, मतलब अगर जब ये कार्य होगा तभी दूसरा कार्य होगा। इसकी एक पहचान ये भी है कि इसमें जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अब इसमें जैसा और वैसा, अब मतलब ये कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनसे इनकी कॉमन पहचान ये होती है कि ये मिश्र वाक्य के अंदर आते हैं। जैसे ताकि, इस प्रकार के वाक्य हैं। और जैसे को तैसा, मतलब कि पहले वाला वाक्य हो रहा है तो दूसरा तभी होगा यदि पहला वाक्य होने के बाद, तो मीन्स कि वो उसके ऊपर पूर्णतः आश्रित है। मैंने एक कार खरीदी जो बैटरी से चलती है, तो पहले क्या हुआ? कार खरीदने का कार्य हुआ। इसमें पहला वाक्य दूसरे वाक्य पे इसमें डिपेंड होता है, दूसरा वाक्य इस वाले वाक्य पहले वाले वाक्य के ऊपर। तो ये इस वाक्य की सबसे इम्पोर्टेंट पहचान है कि इसमें दो उपवाक्य होते हैं, एक प्रधान और एक आश्रित। अब आप देखेंगे कि उपवाक्य क्या होते हैं। अभी आपने इसमें देखा ना, दो उपवाक्य होते हैं, एक प्रधान होता है एक आश्रित होता है, लेकिन हमें उसके बारे में डिटेल से भी पता नहीं चला कि कैसे उपवाक्य और कैसे उसके टाइप्स हैं, प्रधान और आश्रित। तो वो देखते हैं पहले प्रधान उपवाक्य। प्रधान उपवाक्य किसी दूसरे उपवाक्य पर निर्भर या आश्रित नहीं होता, मीन्स कि उसकी अपनी इंपॉर्टेंस होती है। प्रधान उपवाक्य मतलब ऐसा उपवाक्य जो दूसरे अर्थात किसी पर भी आश्रित नहीं होता, स्वतंत्र होता है। आश्रित उपवाक्य दूसरे उपवाक्य पर आश्रित होता है। यदि पहला उपवाक्य नहीं होगा तो दूसरे की भी कल्पना नहीं की जा सकती। आश्रित उपवाक्य क्योंकि यदि जो आदि से आरंभ होते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, यद, किंतु, परंतु, ये सारी जैसा तैसा कुछ ऐसे शब्द होते हैं, ये तथापि, यद्यपि। तो ये जैसे अभी हमने यहाँ पे वर्ड लिखा, तथापि मैं जाऊंगा, तथापि तुम ना नहीं जा सकते, तो इसमें यद्यपि और तथापि ये दो शब्द इस प्रकार के हैं। ऐसे ही जैसे जैसा और तैसा,
कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके द्वारा ये सेंटेंस पूरा हो, दो सेंटेंस होते हैं, लेकिन उसमें ये शब्द होते हैं जिनके आधार पर आप ये निर्धारित कर सकते हो कि इसमें दो उपवाक्य ज्वाइंट हैं। आश्रित उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं। प्रधान उपवाक्य तो स्वतंत्र होते हैं, लेकिन आश्रित उपवाक्य के 2 भेद होते हैं। आश्रित उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होता है संज्ञा उपवाक्य, फिर होता है विशेषण उपवाक्य, तीसरा होता है क्रिया विशेषण उपवाक्य। सबसे पहले हम देखते हैं संज्ञा उपवाक्य। जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की किसी संज्ञा या संज्ञा पद के स्थान पर आता है उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। जैसे उसे पूरा विश्वास है कि वह सफल होगा, अब इसमें संज्ञा नहीं दे रखा है, उसे दे रखा है उसके स्थान पर, तो ये कैसा है? संज्ञा उपवाक्य है। संज्ञा के स्थान पर उन्होंने उसे शब्द का प्रयोग किया। तुम नहीं जाओगे, मैं जानता था, तो इसमें संज्ञा नाम ना देकर उन्होंने तुम लगा दिया, तो इस प्रकार इसलिए ये संज्ञा उपवाक्य है। उसके बाद अगला है विशेषण उपवाक्य। जो विशेषण उपवाक्य प्रधान उपवाक्य में प्रयुक्त किसी संज्ञा की विशेषता बताता है। प्रधान उपवाक्य में संज्ञा की जो विशेषता बताता है, वैसे भी डेफिनेशन भी यही है विशेषण की कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है जो शब्द वो विशेषण कहलाता है। तो इस प्रकार जो विशेषण उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की विशेषता बताता है उसे विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जब अभिषेक स्कूल पहुंचा तब बारिश थम चुकी थी। दौड़ प्रतियोगिता में जो प्रथम आया वह मेरा मित्र है। अब इसमें किसकी विशेषता बता रहा है? ये मित्र की विशेषता बता रहा है कि वो प्रथम आया है, ठीक है। ऐसे ही अब इसमें जब अभिषेक स्कूल पहुंचा तब बारिश थम चुकी थी। अब इसमें बताओ कि इसमें जब अभिषेक स्कूल पहुंचा तब बारिश की क्या विशेषता वो है कि इसमें वो बारिश थम चुकी थी। अगला है क्रिया विशेषण उपवाक्य। यह उपवाक्य सामान्य रूप से मुख्य उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताता है। जैसे मेरे माता पिता कहते हैं मैं वैसा ही करता हूँ। अब इसमें कार्य हो रहा है, इसमें कौन सा कार्य है कि जैसे मेरे माता पिता कहते हैं मैं वैसा ही करता हूँ। इसमें क्रिया कौन सी हो रही है? करता। ये क्रिया की विशेषता है कि मैं वही कार्य करता हूँ जो मेरे माता पिता कहते हैं। जहाँ हम गए, जहाँ जहाँ हम गए, और इसमें ये होता है, इसमें ये पुनरुक्ति शब्द होते हैं, योजक लगे होते हैं। हमारा आदर सत्कार हुआ, ये शब्द इकट्ठे बोलते हैं। अगला है हमारा वाक्य परिवर्तन। वाक्य मतलब कि भाई हम एक वाक्य को दूसरे वाक्य में चेंज कैसे कर सकते हैं, सरल वाक्य को संयुक्त कैसे बना सकते हैं, सरल संयुक्त को सरल कैसे बना सकते हैं, मिश्र को सरल कैसे बना सकते हैं। अब वो तरीका आप इसका देखिए। वाक्य परिवर्तन, वाक्य परिवर्तन हम कैसे करते हैं वो तो आपको पता चल गया कि तीनों प्रकार के वाक्य अलग अलग उनकी क्या पहचान होती है। सरल वाक्य में मैंने आपको बताया कि उसमें एक ही मुख्य क्रिया होती है। संयुक्त वाक्य में मैंने आपको बताया कि एक योजक के द्वारा 2 सरल वाक्य जुड़े हुए होते हैं। मिश्र वाक्य में मैंने क्या बताया कि एक प्रधान उपवाक्य होता है, एक आश्रित उपवाक्य होता है। यदि प्रधान उपवाक्य नहीं होगा तो आश्रित उपवाक्य भी नहीं हो सकता। प्रधान उपवाक्य की क्या विशेषता होती है कि वो स्वतंत्र होता है। आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य पर डिपेंड होता है। उसके 3 टाइप्स होते हैं। पहला संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। जो संज्ञा की विशेषता बताता है, जो प्रधान उपवाक्य में जो संज्ञा प्रयुक्त हुई है उसकी विशेषता बताता है, वो संज्ञा उपवाक्य कहलाता है। जो विशेषण के संज्ञा की विशेषता बताता है वो विशेषण उपवाक्य कहलाता है। जो क्रिया की विशेषता बताता है वो क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाता है। ये तो मैंने आपको बताया उपवाक्य के टाइप्स। अब हम करेंगे वाक्य परिवर्तन। एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार में वाक्य बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाक्य परिवर्तन। वो क्या कहलाता है? वाक्य परिवर्तन। रचना की दृष्टि से सरल वाक्य को हम संयुक्त या मिश्र, या संयुक्त वाक्य को सरल अथवा मिश्र, मिश्र को सरल में और सरल को संयुक्त में भी हम
चेंज कर सकते हैं, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? वाक्य परिवर्तन। वाक्य परिवर्तन के कुछ नियम होते हैं। सरल वाक्यों को मिश्र वाक्य में परिवर्तित करते समय दो उपवाक्यों में बांटकर जो, जब, कि, क्योंकि, यदि, जिसने, तब, जो, त्यों, वैसे आदि योजकों को जोड़ दिया जाता है। कब? सरल वाक्यों को मिश्र बनाने के लिए हम इन योजकों को जोड़ देंगे तो उससे वो हमारा वाक्य मिश्र बन जाएगा सरल से। सरल वाक्य को संयुक्त बनाने के लिए जो इसके योजक अलग हैं और संयुक्त के योजक अलग हैं। देखिए आप, किंतु शब्द हमारे मिश्र वाक्य में प्रयोग नहीं कर रहे हैं, परंतु भी नहीं कर रहे हैं और इसलिए भी नहीं कर रहे हैं। ये शब्द अलग है, ये मिश्र वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं जैसा तैसा, मतलब वो एक प्रधान और आश्रित दोनों एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। लेकिन इसमें जो समुच्चय पदक होता है, जो योजक होता है, वो अलग होता है। अथवा, किंतु, परंतु, क्योंकि ये दो साधारण वाक्यों को जोड़ता है संयुक्त वाक्य। इस वाक्य को पढ़ के ही आपको उसको आप समझ जाएंगे कि ये संयुक्त वाक्य है, क्योंकि इसमें पहला कार्य दूसरा कार्य पहले पर डिपेंड नहीं होता, इसमें दोनों समान होते हैं, इसलिए संयुक्त वाक्य होता है। संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में बदलने के लिए संयुक्त वाक्य में एक उपवाक्य की प्रधानता प्रधान क्रिया को पूर्वकालिक सरल क्रिया द्वारा सरल बनाया जाता है। अब आगे देखते हैं। लड़कियां गाना सीख कर घर चली गई। ये किस प्रकार का वाक्य है? ये देखिए, ये सरल वाक्य है, ठीक है। इसमें एक ही क्रिया हो रही है कि उन्होंने क्या किया, गाना सीखा और घर चली गई। सिर्फ एक ही कार्य हुआ है। कार्य कौन सा हुआ है? घर जाने का। लड़कियों ने गाना सीखा और घर चली गई। अब इसमें योजक लगाया हमने, इसलिए संयुक्त वाक्य बना। लड़कियों ने गाना सीख लिया तब वे घर चली गई। अब तब शब्द के आधार पर हमने इसमें ये हुआ कि इसमें ये प्रधान उपवाक्य हुआ, ये आश्रित उपवाक्य हुआ कि पहले उन्होंने गाना सीखा तब वे घर गए, तब शब्द से ये आश्रित हो गया, तो इसलिए ये मिश्र वाक्य हुआ। अब आगे देखिए, मेहनत के द्वारा सफलता प्राप्त करो। ये एक सिंपल सेंटेंस है, इसमें एक ही कार्य हो रहा है सफलता प्राप्त करने का। कौन सा कार्य हो रहा है इसमें? सफलता प्राप्त करने का। सफल, मेहनत करो और सफलता प्राप्त करो। इसमें हमने योजक के द्वारा संयुक्त वाक्य बनाया इसको। आगे, यदि मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे, ये आपने देखा था। तो, जबकि, जो, क्योंकि, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? मिश्र वाक्य के। तो इसमें तो के द्वारा हमने इसको मिश्र वाक्य निर्धारित किया, मिश्र वाक्य बताया, क्योंकि इसमें ये प्रधान वाक्य है, ये आश्रित उपवाक्य है। दादी जी के आते ही दोनों बच्चे उनसे लिपट गए। कार्य कौन सा हुआ? लिपटने का। एक ही कार्य हुआ ना बस, तो इसमें एक ही मुख्य क्रिया हुई है। ये सरल वाक्य है, इसलिए इसमें एक ही मुख्य क्रिया है। दादाजी आए और योजक के द्वारा हमने इसे संयुक्त वाक्य बना दिया। जैसे ही दादाजी आए, अब इसमें जैसे और वैसे, ये प्रधान, ये आश्रित, इसके आधार पर हमने इसको मिश्र वाक्य बनाया। आपको समझ आया? तो ये चैप्टर था आपका रचना के आधार पर वाक्य भेद, जिसमें आपने पढ़ा कि रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, एक सरल वाक्य, एक संयुक्त वाक्य और एक मिश्र वाक्य। सरल वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया होती है, संयुक्त वाक्य में योजक के द्वारा 2 साधारण वाक्यों को एक वाक्य बनाया जाता है। मिश्र वाक्य में 2 उपवाक्य होते हैं, एक प्रधान उपवाक्य होता है, दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है। उनके आधार पर हम मिश्र वाक्य का निर्माण करते हैं। इसमें कुछ शब्द होते हैं जो, जबकि, क्योंकि, यदि, जिसने, जब, तब, जैसा, वैसा, जिसके आधार पर मिश्र वाक्य का निर्माण होता है। संयुक्त वाक्य में योजक होता है, उसके कुछ शब्द होते हैं किंतु, अथवा, परंतु, यदि, यद्यपि, ये सारे शब्द संयुक्त वाक्य के अंदर प्रयोग किए जाते हैं, जो 2 साधारण वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य का निर्माण करते हैं, जो कि संयुक्त कहलाता है। अब आशा है आपको ये